Hello friends, welcome to Niti Ayush YouTube channel. Today we discuss the acquisitions of Indian citizenship. इस लेक्चर्स में हम जानेंगे कि भारत की नागरिकता को किन आधारों पर प्राप्त किया जा सकता है। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो जो भारत की नागरिकता से संबंधित टॉपिक है कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, उसको बुक से पढ़ लेते हैं, लेकिन वो उन्हें कंफ्यूजन हमेशा बनी रहती है कि जन्म के आधार पर या फिर वंश के आधार पर या फिर जो रजिस्ट्रेशन है, इनमें क्या क्या प्रोविजन है, वो कंफ्यूजन हो जाता है। उन्हें कंफ्यूजन बना ही रहता है क्योंकि उन्हें जो लॉजिक के साथ वो समझते नहीं। तो इस लेक्चर्स में हम आपको ये टॉपिक्स बहुत ही लॉजिक्स और बहुत ही आसानी तरीके से समझाएंगे और आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा ये दावा है कि इससे संबंधित आपका किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। तो आइए हम अब इस लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। तो देयर आर 4 बेसिस इन विच इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड एंड अनदर वन इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। जैसे एक आपको डेट हमेशा याद रखनी है। वो डेट क्या है? वो डेट है 26 जनवरी। जो 26 जनवरी 1950 है, 26 जनवरी 1950, ये डेट आपको हमेशा याद रखना है। जब भी नागरिकता वाला टॉपिक पढ़ो तो इस डेट को याद रखना। 26 जनवरी 1950 को हम गणराज्य बने थे। तो उस समय की जो तत्कालिक स्थिति थी, उससे संबंधित कौन हमारा नागरिक होगा, कौन नहीं होगा, और दूसरा व्यक्ति किस तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, वो तो संविधान में लिख दिया गया है। तो संविधान में तत्कालिक स्थिति को देखते हुए लिख दिया गया है। लेकिन 26 जनवरी 1950 के लिए क्या हो, तो हमने आर्टिकल देखा है कि आर्टिकल जो 11 है संविधान का, उसमें लिखा है कि भारत की जो 26 जनवरी 1950 के बाद की जो स्थिति है, उसमें नागरिकता को रेगुलेट करने के लिए संसद को अधिकार है कि संसद नियम बना सकती है। तो 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता को प्राप्त करने के लिए संसद ने नियम बनाया है 1955 में। वो नियम क्या है वो देखो। वो नियम है नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955। इस लेक्चर्स में बेसिकली हमें इसी एक्ट को डिस्कस करना है। समय के साथ जब आवश्यकता पड़ी है तो इसमें संशोधन भी हुए हैं, उनको भी अपन देखेंगे। तो इस एक्ट के तहत 4 आधार बताए गए हैं। 4 आधार हैं जिनसे हम भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं, और एक एनोदर वन है जिसमें लिखा है इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन एक्सटर्नल टेरिटरी। जब कोई भी विदेशी जो टेरिटरी है वो भारत में मिलती है तो उससे संबंधित उनके लोग किस तरीके से नागरिक बनेंगे, वो एक आधार है। तो आइए हम एक एक करके अब डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, पहला आधार है बाय बर्थ, जन्म से। और तो देखो, एक चीज मैं आपको यहाँ एक चीज और कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि जो इंडियन हिस्ट्री है अपनी, उसमें जब नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी तो नेहरू रिपोर्ट क्या थी? नेहरू रिपोर्ट में ये बताया गया था कि भारत को वास्तविकता में अंग्रेज स्वतंत्र कर दें और भारत कैसा होगा। तो भारत में नागरिकता से संबंधित भी प्रावधान, कौन भारत का नागरिक होगा कौन नहीं, नेहरू रिपोर्ट में नेहरू जी ने ये भी बताया था, मोतीलाल नेहरू जी ने। उन्होंने 2 नियम बताए थे, जो जस्ट ओनली जस्ट यंगनेस, जो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किए हैं, आप वहां विजिट करके देख भी सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि भारत में जस्ट ओनली होगा, यानी कि जो नागरिकता का मुख्य आधार होगा प्राप्त करने का, वो जन्म होगा। इसी तरीके से जो हमारी संविधान सभा थी, उस समय जब संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का जिक्र हो रहा था, तो उस समय भी कहा गया था कि जस्ट यंगनेस, जो मृदा के आधार पर हम नागरिकता किसी को देते हैं, वो प्रावधान भारत में पूर्णतः लागू नहीं होगा, कहीं कहीं संकीर्ण अर्थ में हो सकता है। लेकिन जो वास्तविकता में जो आधार होगा, वो आधार होगा जन्म के आधार पर नागरिकता। तो नेहरू रिपोर्ट में भी ऐसा नहीं कहा गया था कि नेहरू रिपोर्ट ने मतलब जन्म के आधार पर नागरिकता देने के आधार, यानी कि जस्ट ओनली को एक्सेप्ट किया था, और संविधान सभा ने भी जस्ट ओनली को एक्सेप्ट किया था। उसी आधार पर ये नियम हमारे बने हैं मुख्यतः। जैसे अब यहाँ जो नागरिकता अधिनियम 1955 में पहला आधार दिया गया है कि जन्म से नागरिकता अपन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सीधा सा जब 1955 में यह अधिनियम बना तो सीधा सा इसमें लिख दिया गया कि कोई भी व्यक्ति है, यदि वो भारत में जन्मता है 26 जनवरी 1950 के बाद, तो वो क्या है, भारत का नागरिक कहलाएगा। लेकिन क्योंकि हम जस्ट ओनली एक्सेप्ट करते थे, जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करते थे, इसलिए अब क्या हुआ कि आते आते 80-90 के दशक में क्या होने लगा, इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होने लगा। आप कहोगे मिसयूज कैसे सर? मिसयूज ऐसे कि जब अपना भारत 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद से ही हमारे यहाँ शरणार्थी एक से दूसरे देशों से भारत में ट्रैवल कर रहे थे। इसका ऐतिहासिक रीजन ऐसा है कि जो हमारे मुख्य पड़ोसी देश हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय उपमहाद्वीप का ही भाग है।
अब जब वो महाद्वीप का भाग है तो जो हमारे और हमारे पड़ोसी देशों के लोगों के बीच में जो संबंध हैं वो कोई राजनीतिक सीमा के अंतर्गत नहीं बंधे। तो क्या है कि जब लोगों को इस सीमा के उस पार जब समस्या होती है तो वो उधर से इधर आते हैं, भारत की ओर रुख करते हैं अपना। तो इस तरीके से टेररिज्म बाकी चीजें भी होने लगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे जैसे चकमा समुदाय है या मधेसी समुदाय है, ये लोग आ रहे थे, इनका बच्चा हो जा रहा था यहाँ, तो उसे को नागरिकता प्राप्त हो जाती थी और इसी आधार पर इनके बच्चा यहाँ का नागरिक है, इसी आधार को मानते हुए ये आसानी से ये भी यहाँ के नागरिक बन जाते थे। इससे जो अन्य लोग थे जैसे पाकिस्तान है या चाइना का है या कोई भी देश, इस हमारे देश की में आतंकवाद या हमारे देश की एकता अखंडता को खतरा पहुंचा सकता था। तो इसका मिसयूज होने लगा था, इसलिए 1 जुलाई 1947 में क्या हुआ, एक शब्दान यानी कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसमें शब्दान संशोधन कर दिया गया। नहीं, शब्दान संशोधन नहीं, मतलब इसमें नागरिकता अधिनियम संशोधन पेश किया गया 1987 और इसको पारित कर दिया गया। इसमें कहा गया कि जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है बशर्ते कि उनके माता नहीं पिता उनका भारत का नागरिक होना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति भारत में जन्मता है तो ये कंपलसरी है कि उसका पिता जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। माता कहीं की भी नागरिक हो, पिता भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन अब आप कहोगे सर माता को क्यों नहीं, पिता को ही ऐसा क्यों किया गया था? तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो 1980-90 के दशक थे तो भारत में महिलाओं की इतनी अच्छी स्थिति थी नहीं बेसिकली, और जो पुरुष थे वो क्या करते थे कि जैसे अपने पड़ोसी देश हैं अन्य किसी भी देश जाते तो थे ही, तो वो शादी भी करते थे। शादी से वो वहां से जब कपल्स वहां से महिला को लेके आते थे अपने यहाँ, तो बच्चे भी उनके हो जाते थे, तो वो इजीली नागरिकता प्राप्त कर लेते थे। लेकिन महिलाओं की इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी कि वो किसी भी अन्य देश में जाएं और वहां से शादी करके उस पुरुष को अपने ही देश में लेके आए, ऐसा ज्यादातर नहीं था। हो सकता है कुछ हो, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं था। आमतौर पर होता ऐसा ही था कि पुरुष अन्य देशों में जाते थे, वहां शादी करके वो आदि भारत में आते थे, तो उनका जो लड़का या कोई भी बच्चा होता था तो इसी आधार पर नागरिकता प्राप्त कर लेता था। लेकिन फिर 2003 में ऐसा किया गया कि जब महिलाओं की अच्छी स्थिति होने लगी तो फिर महिलाओं यानी कि कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति यदि भारत में जन्मता है तो उसके माता पिता में से कोई भी भारत का यदि नागरिक है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जन्म से नागरिकता प्राप्त की जाती है। अब जो अगला आधार है वो अगला आधार है बाय डिसेंट। देखिए मैं आपको यहाँ बेसिकली बताऊं, बाय डिसेंट वंशानुगत यानी कि वंश के आधार पर कहा गया है, लेकिन बेसिकली ये भी जन्म के आधार पर ही है। इससे पहले जो हमने देखा कि बाय जन्म यानी कि बाय बर्थ, तो ये जो है ये भारत में नागरिकता से यानी कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत के सीमा के अंतर्गत होता है तो वो यहाँ से नागरिकता इस प्रावधान से नागरिकता लेता है। लेकिन यदि उसका जन्म जो है वह किसी भारत की सीमा के बाहर होता है किसी अन्य देश में, तो वो भारत की अगर जो नागरिकता प्राप्त करना चाहे तो वो वंशानुगत आधार पर प्राप्त करता है। बेसिकली दोनों आधार हैं जन्म, इस आधार से जब नागरिकता प्राप्त करेंगे तो भारत की सीमा के बाहर किसी अन्य देश में उस बच्चे का जन्म होना चाहिए। तो अब यहाँ लिखा है वंश, इसका मतलब ये हुआ, इसमें भी आप 2 डेट याद रखिए, 26 जनवरी 1950 तो वो रखनी है याद। उसके बाद जो क्या हुआ कि यदि कोई भी व्यक्ति है वो भारत की सीमा के बाहर पैदा होता है, अब वो भारत का नागरिकता लेना चाहता है, तो कहा गया कि उसके जो है पिता भारत के नागरिक होना चाहिए। अगर भारत के नागरिक हैं उसके पिता और वो बाहर जन्मा है भारत की किसी विदेशी देश में, तो वो भारत की नागरिकता ले सकता है। ऐसा प्रावधान 1992 तक रहा। 10 दिसंबर 1992 में फिर एक संशोधन किया गया, किसमें, नागरिकता अधिनियम 1955 में, और फिर कहा गया कि अब माता पिता में से कोई भी यदि भारत का नागरिक है और उनका बच्चा किसी विदेशी देश में जन्मा जाता है तो वो भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो हम करंट सिचुएशन देखें तो उसमें एक प्रोविजन और जोड़ दिया गया है, वो 2004 में एक संशोधन किया गया है, जिसके तहत कहा गया है कि यदि कोई भी यहाँ का कपल है भारतीय, या तो माता या पिता भारत की एक तो नागरिक होनी चाहिए, उनका बच्चा बाहर जन्मता है किसी अन्य देश में, तो यदि वो उस बच्चे के जन्म से 1 साल के अंतर्गत यदि जो हमारी रजिस्टर ऑफिस होगा या हमारी जो एम्बेसी होगी वहां वो उस बच्चे के जन्म को रजिस्टर करवाती हैं, तो ही वो आगे चल के भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है वो बच्चा, नहीं तो नहीं कर सकता। अब एक नया प्रोविजन है जो 1955 के अधिनियम में संशोधन करके 2004 में लाया गया है। तो इसी तरीके से समय समय पर इस अधिनियम में संशोधन हुए हैं। अब आइए आगे देखते हैं। जैसे हम अब आगे देखें तो आगे एक प्रोविजन है बाय रजिस्ट्रेशन।
बाय रजिस्ट्रेशन किस तरीके से, जैसे कोई भी व्यक्ति है, अब यहाँ भी आप देख सकते हो बाय रजिस्ट्रेशन में एक तो सीधा सा है कि कोई भी विदेशी देश का व्यक्ति है, उसका देश का मतलब का है कि वो वहीं का मूल रूप से, जैसे इंग्लैंड का कोई व्यक्ति यदि वो भारत आना चाहता है तो इसके लिए एक जरूरी चीज है कि पहले तो वो बालिग होना चाहिए। जो भी उनके यहाँ डेट डिसाइड होगी, हमारे यहाँ डेट जो डिसाइड है वो 18 साल होनी चाहिए उसकी, तो यानी कि वो पूर्ण क्षमता का होना चाहिए, पूर्ण आयु का होना चाहिए और ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो वो हमारे यहाँ 7 साल तक निवास करेगा और अप्लाई करने से पहले 1 वर्ष तक जो है भारत में लगातार निवास करेगा। उसके आधार पर जो भारत सरकार प्रोसीजर करेगी, जांच पड़ताल करेगी, तो नागरिकता से संबंधित उनके लिए प्रावधान या उन्हें नागरिकता दे सकती है। लेकिन वो व्यक्ति भारत के किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं बैठ सकते कि भारत के राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए या फिर और भी कई बड़े बड़े पदों पे नहीं जा सकते। हाँ, वो सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, आईपीएस आईएएस ये सारे जॉब वो कर सकते हैं बाय रजिस्ट्रेशन। अब कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो 26 जनवरी 1950 से विदेश में ही रह रहे हैं, लेकिन वो मान के चलो 1980 या 2020 में या 2025 में भारत की नागरिकता लेना चाहेंगे, तो उनके लिए क्या प्रोविजन है, उनके लिए कहा गया इंडियन ओरिजिन पर्सन। जैसे इंडियन ओरिजिन पर्सन देखो, देख लीजिए भारतीय मूल के जो व्यक्ति होते हैं उनका मतलब बेसिकली ये होता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति भारतीय मूल का है तो उसके लिए जरूरी है कि जो भारत आजाद हुआ था, आजाद भारत यानी कि 15 अगस्त 1947 का जो भारत था आजादी के बाद, उस समय उनके पिता या फिर माता में से कोई भारत की टेरिटरी में जन्मा हो या फिर वो उसका नागरिक हो, तो वो भारतीय मूल के व्यक्ति कहलाएंगे। या फिर माता की ओर से हम कहें नाना नानी, पिता की ओर से हम कहें तो दादा दादी, इस तरीके से तो वो इंडियन ओरिजिन पर्सन हो जाते हैं। अब अगर एक बार रजिस्ट्रेशन भारत की नागरिकता लेना चाहे तो वही प्रोविजन है, 7 साल तक निवासरत रहना पड़ेगा, अप्लाई करने से पहले 1 वर्ष तक लगातार भारत में निवास करना पड़ेगा। इसी तरीके से कोई जो इंडियंस है या कोई फॉरेनर्स है, नहीं जैसे इंडियंस है, अब कोई विदेशी व्यक्ति चाहे महिला या पुरुष इंडियन महिला या पुरुष से शादी कर लेती है तो वो किस तरीके से भारत की नागरिकता लेगी, वही सेम है, 7 साल तक निवासरत रहना पड़ेगा और फिर अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने से 1 वर्ष लगातार निवासरत रहना पड़ेगा। बेसिकली जो विदेशी व्यक्ति होते हैं वो भारत की नागरिकता इसी आधार पर ज्यादा लेते हैं। वो क्या करते हैं, या हम भी कहीं जब विदेश में जाते हैं तो वहां की नागरिकता हमें लेनी है तो हम वहां की महिला या पुरुष से शादी करते हैं। इसी तरीके से जो विदेशी जो व्यक्ति रहता है, चाहे वो महिला पुरुष हो, वो भारतीय महिला पुरुष से शादी करती है, उसी आधार पर भारत की नागरिकता को इजिली प्राप्त कर लेती है। इसी तरीके से ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक हैं, अब मान के चलो भारत के नागरिक हैं तो और उनका जन्म जो किसी अन्य देश में हुआ और उस बच्चे ने जो उसी देश की नागरिकता ले ली, भारत में रजिस्टर अपना नहीं करवाया जन्म का, तो क्या हुआ कि ऐसे नाबालिग बच्चे बाद में अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो वो भी बाय रजिस्ट्रेशन भारत की नागरिकता लेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी रहेगा कि वो भारत के नागरिक के ही नाबालिग बच्चे हों, किसी अन्य देश के नागरिकों के बच्चे ना। तो इस तरीके से बाय रजिस्ट्रेशन हम भारत की नागरिकता लेते हैं। इसी तरीके से एक और अच्छा प्रोविजन है, वो प्रोविजन है बाय नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण द्वारा। इसका बेसिकली मतलब ये है कि जैसे मैं हूं तो मैं यहाँ देशीयकरण द्वारा हूँ, मैं प्राकृतिक रूप से मेरी कई पीढ़ी यहीं रह रही हैं और जो सब कुछ है, चाहे यहाँ की मिट्टी के प्रति हमारी अनुकूलता हो, वातावरण के प्रति अनुकूलता हो या हमारे देश के प्रति हमारा राष्ट्रभाव हो, वो एक प्राकृतिक है। वो कोई जो कहते हैं कि एक लंबे समय से पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं तो इस तरीके से डेवलप होता है। तो इस तरीके से भी कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है। जैसे इसके लिए है 12 साल तक वो भारत का रेजिडेंट रहा हो, इससे पहले 14 वर्ष था लेकिन अभी 12 कर दिया गया, तो परिवर्तित होते रहते हैं। और 8वीं अनुसूची के तहत जो अपनी 22 संवैधानिक भाषाएं हैं उनमें से कोई ना कोई एक भाषा उन्हें आनी चाहिए। या ऐसे देश, अगर वो व्यक्ति बाय नेचुरलाइजेशन भारत की नागरिकता लेना चाहता है लेकिन वो ऐसे देश से है जो भारत की नागरिकों को बाय नेचुरलाइजेशन या किसी अन्य तरीके से नागरिकता प्रदान नहीं करता, रोकता है, तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती। गुड कैरेक्टर, उसका अच्छा चरित्र होना चाहिए। विज्ञान, कला, दर्शन, साहित्य, विश्व शांति या मानव विकास के लिए यदि उसने कभी कार्य किया हो तो वो भारत की नागरिकता को बाय नेचुरलाइजेशन ले सकता है। और यदि जो विज्ञान, कला, दर्शन या ये अन्य जो आधार हैं इनसे अगर वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है तो ये ऊपर के जो 4 आधार हैं इनसे उन्हें छूट प्राप्त की जा सकती है। तो इस तरीके से 4 जो मुख्य आधार थे, जो अधिनियम, जो नागरिकता अधिनियम था 1955, उसमें ये बताए गए थे। एक और था इनकॉर्पोरेशन ऑफ
फॉरेन टेरिटरी, कोई भी विदेशी क्षेत्र है, यदि वो भारत के द्वारा एक्वायर किया जा सकता है या फिर वो एडमिट होता है भारत में, तो जो केंद्र सरकार है वो बाय लॉ, जो भी हमारा नागरिकता अधिनियम है उसके तहत आदेश जारी कर देती है कि ये जो फला फला क्षेत्र है ये भारत का हिस्सा हो गया है, आज से इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो एक आधार ये है भारत की नागरिकता प्राप्त करने का। इस तरीके से देयर आर 5 बेसिस इन सिटीजनशिप एक्ट 1955। By these 5 basis we can get easily Indian citizenship। ओके, अब ये 5 आधार थे। अब इन 5 आधार के बाद मैं आपको बेसिकली बताऊं कि इस लेक्चर को आप जब कंप्लीट देख लेंगे तो जो अगला लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि भारत की जो नागरिकता है उसका त्याग किस तरीके से किया जा सकता है। तो मुझे आशा है कि आप इसमें इजीली समझ गए होंगे। थैंक यू।